लाइव की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। जी हां, दिल्ली से इस वक्त बड़ी अपडेट आ रही है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है और ये सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। पहले ईडी केस में उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात, शर्तों के साथ उन्हें बाहर आना पड़ रहा है। कुछ शर्तें भी लागू हैं और उन शर्तों के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब पहले इसी केस में जो बड़े नेता और दूसरे नेता जमानत पर बाहर आए थे, उन्हें भी शर्तें दी गई थी। क्या उन शर्तों को जो है वो जमीन पर देखा जा रहा है? क्या उन शर्तों पर काम किया जा रहा है या नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग भी उठ रही थी, क्योंकि दिल्ली के जो आधिकारिक कामकाज थे वो पूरी तरह से ठप थे। लेकिन शर्तों में जो बड़ी बातें रखी गई हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल अभी दफ्तर नहीं जा सकते, अरविंद केजरीवाल अभी फाइलों पर साइन नहीं कर सकते। ये तमाम शर्तें, ये तमाम जो चीजें हैं, उनके घेरे में उन्हें रहना पड़ेगा और उसी आधार पर वो इस जमानत के दौरान बाहर रह सकते हैं। बिल्कुल, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो उन्हें जमानत जो है सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। लेकिन इस जमानत के साथ साथ आपको बता दें कि कई शर्तें जो है रखी गई है और शर्तों के साथ ही ये जमानत केजरीवाल को मिली है। और सरकारी तौर पर अगर बात की जाए तो कोई भी फाइल्स को ये साइन नहीं कर सकेंगे। और बात की जाए बयान को लेकर तो ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि कोई भी बयान अरविंद केजरीवाल पब्लिकली नहीं देंगे। ये सब शर्तें जो है वो रखी गई है और ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा सुप्रीम कोर्ट का, ये भी जो है कहा गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात, केजरीवाल जो है वो ऑफिस नहीं जा सकेंगे, अपने दफ्तर जो है वो नहीं जा सकेंगे। अब देखना ये है कि किस तरीके से उनका काम जो है, जो उनका पदभार है वो किस तरीके से संभाला जाएगा, क्योंकि कई सारी शर्तें जो रखी गई है, बतौर मुख्यमंत्री वो वहां पर थे। अब देखना यह है कि किस तरीके से दिल्ली में उनके द्वारा काम किया जाएगा। इसी पे हमारे साथ केशव मोहन मिश्रा जुड़ चुके हैं। केशव, बताइएगा, जमानत मिल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तें रखी है राहत देने के बाद, लेकिन क्या कुछ लगता है केजरीवाल की अगर बात की जाए, जब सरकारी फाइल्स में साइन नहीं होगा, दफ्तर नहीं जा पाएंगे, तो क्या कुछ लगता है काम किस तरीके से चलेगा? देखिए, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है। लेकिन जो कोर्ट की तरफ से शर्तें रखी गई हैं वो अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल भरी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री इस वक्त उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। बतौर में ऐसे में अगर वो किसी सरकारी फाइल पर सिग्नेचर नहीं करेंगे, कार्यालय नहीं जाएंगे, तो बहुत सारे कामकाज जो है वो रुकते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जिस बात का लगातार जिक्र कर रहे हैं, जिस कामकाज का लगातार जिक्र करते रहे हैं, वो कामकाज कैसे होंगे? और सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री लगातार इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार कैसे चलानी है, इस पर भी आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, सबकी निगाहें बनी हुई है। केशव, देखिए, जिस तरह से जमानत मिली है, शर्तें तो रखी गई हैं, कुछ बड़ी शर्तें भी हैं, चाहे वो ऑफिस ना जाना हो, कागजों पर साइन ना करना हो, बयान को सार्वजनिक ना करना हो और गवाहों को प्रभावित ना करना हो, वो ये कोई काम नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात इन शर्तों में ये भी रखी गई है कि ट्रायल कोर्ट का आपको सहयोग करना पड़ेगा। जब जांच होगी, जांच के दौरान आपको बुलाया जाएगा तो आपको सहयोग करना पड़ेगा। जब संजय सिंह को जमानत मिली थी तो उस समय भी शर्तें रखी गई थी और मनीष सिसोदिया को जमानत मिली थी, उस समय भी शर्तें रखी गई थी। क्या उनके काम शर्तों पर हो रहे हैं और आगे हो पाएंगे आने वाले दिनों में? देखिए, बिल्कुल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर जो शर्तें हैं, जिस तरीके की शर्तें कोर्ट ने रखी हैं, उन तमाम शर्तों को पूरा करना। तो चलिए, केशव का संपर्क इस वक्त टूट चुका है। केशव मोहन मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कह रहे थे कि जमानत तो मिली है, लेकिन जमानत के साथ साथ उन्हें एक बाउंडेशन के अंदर रहना पड़ेगा, कुछ शर्तों पर काम करना पड़ेगा, शर्तों के आधार पर ही जमानत दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब सुनवाई हुई तो 2 जजों के फैसले अलग अलग देखने को मिले। 2 जजों ने अलग अलग फैसले दिए। उनमें से एक जज ने कहा है कि गिरफ्तारी कानून के तहत हुई है, कानून के जरिए हुई है, और दूसरे जज ने कहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अनुचित है। देखिए, 2 अलग अलग फैसले निकल कर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, ये जो पूरा प्रकरण पिछले कुछ सालों में चला है, बड़े बड़े नेताओं ने जिन्हें जेल की हवा खानी पड़ी है, उसके बाद जमानत पर बाहर आए हैं, यानी जो कथित शराब घोटाला मामला है, क्या यह पूरा केस अब अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से
थोड़ा सा फीके पड़ता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिल्ली की राजनीति में क्या यहां पर एक बार फिर से उथल पुथल देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के पास अरविंद केजरीवाल के रूप में एक बहुत बड़ा हथियार था और उसी हथियार का इस्तेमाल बीजेपी करना चाह रही थी, सरकार को गिराने की कोशिश में लगी हुई थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल का बाहर आना, हालांकि शर्तें जरूर हैं, लेकिन उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो सरकार कहीं ना कहीं मजबूत होगी चुनावी दृष्टिकोण से भी। फिलहाल आतिशी ने एक्स पर पोस्ट किया है, उन्होंने लिखा है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। आप नेताओं ने भी केजरीवाल की जमानत पर प्रतिक्रिया दी है और आप नेताओं ने जमानत को सत्य की जीत बताया है। देखिए, अब लगातार बयानबाजी हो रही है। आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं ने अपने अपने बयान अब देना शुरू कर दिया है और उनका सीधा सीधा कहना है कि हमें पता था जमानत मिलेगी, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। रूपाली, बिल्कुल इसी के साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जमानत के बाद अब आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात की जाए तो उनकी तरफ से कई सारे ट्वीट जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। अब कुछ देर बाद ये होगा कि बेशक अगर सीएम अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो वो बयान जो है पब्लिकली नहीं साझा कर पाएंगे, तो हो सकता है शीतल कि उन्हीं के पार्टी के नेता जो है सामने आए, उनके बतौर उनके जो है पक्ष में ये बयान जो है पब्लिकली साझा करें। अब देखना यह है कि किस तरीके से दिल्ली की सियासत जो है वो चलती है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल को लेकर अगर बात की जाए तो कई शर्तें जो रखी गई हैं बतौर मुख्यमंत्री अगर बात की जाए, क्योंकि उन्होंने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। तो देखना यह है कि अब दिल्ली का कार्यभार किस तरीके से संभाला जाएगा। जहां पर जरूरी कामकाज की बात की जाए, जहां पर साइंस की जरूरत होती है, डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए, वहां पर इस चीज के लिए क्लियर कट कह दिया गया है कि कोई भी साइन नहीं होगा, दफ्तर ही नहीं जाएंगे। तो अब देखना है कि किस तरीके से जब तक ये कार्यभार, जब तक ये शर्तें रखी गई है, काम किस तरीके से चलेगा। बिल्कुल, देखिए अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन बहुत बड़ी राहत भी आम आदमी पार्टी के लिए है, क्योंकि उनकी जमानत आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था और वो फिलहाल पार्टी लेवल पर मिलेगी, सियासी लेवल पर मिलेगी और सियासत मजबूत होगी। लेकिन हरियाणा में भी रूपाली चुनाव होने जा रहे हैं। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और ये भागीदारी भी सुनिश्चित करती है कि अरविंद केजरीवाल अब इन चुनावों को लेकर कितना सजग रहेंगे और इन चुनावों को लेकर क्या रणनीति तैयार होगी। क्या हरियाणा के अंदर भी अरविंद केजरीवाल का वो फॉर्मूला, अरविंद केजरीवाल का वो दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल लागू कर पाएंगे? क्या अपना प्रकोप यहां पर जमा पाएंगे? हालांकि ये केस अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। सीधे सीधे कोर्ट ने ये कहा है कि अभी भी आपको जो जांच है उसमें सहयोग करना पड़ेगा, ट्रायल कोर्ट में आना पड़ेगा, ताकि आपकी जब जांच पड़ताल हो तो उसमें चीजें हो। देखिए, अरविंद केजरीवाल के पीछे सबसे बड़ा जो तर्क दिया गया था वो ये था कि अरविंद केजरीवाल को बार बार समन देने के बाद भी वो जांच के लिए आगे नहीं आ रहे थे। 9 बार समन के बाद ही वो जांच के लिए आगे आए। तो ये भी एक बहुत बड़ा तर्क जो है वो जांच एजेंसी की तरफ से दिया जा रहा था। लेकिन अब देखना होगा अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से जो पार्टी की बॉडी लैंग्वेज है, पार्टी की जो एक कमान है, वो किस तरह से यहां पर संभालेंगे और कब तक उन्हें इसी तरह से जमानत पर रहना पड़ेगा। आगे ये केस जो है वो क्या रुख लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल इसी के साथ आपको बता दें केजरीवाल को जमानत के लिए आपको बता दें कि 4 शर्तें जो है वो रखी गई है कोर्ट के द्वारा और इन 4 शर्तों को लेकर अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे। ये पहली शर्त जो है रखी गई है और केस से जुड़ी कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल। ये भी जो है दूसरी शर्त रखी गई है, जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो लगातार जमानत को लेकर अगर बात की जाए तो राहत के साथ कई शर्तें हैं और ये भी लिखा है कि जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। तो ये शर्तें जो है वो रखी गई है, जहां पर एक तरफ उन्हें जमानत मिली है और आप देख सकते हैं कि 5 सितंबर को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद अब जमानत मिल चुकी है और ये शर्तें जो है वो रखी गई है, जहां पर ये कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा और ऑफिस जो है वो अपने दफ्तर नहीं जा सकेंगे। इसी के साथ बात की जाए तो ये भी कहा है कि पब्लिकली कोई बयान जो है वो नहीं दे सकेंगे, सरकारी फाइल्स पे साइन नहीं कर सकेंगे। तो इसी में बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के साथ साथ कई अलग नेताओं के भी तर्क सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ दोबारा से जुड़ चुके हैं। केशव, जरा बताइएगा अभी क्या तस्वीर दिखाई दे रही दिल्ली की, क्योंकि मुख्यमंत्री बाहर आ चुके हैं लेकिन उनके साथ जो शर्तें हैं वो भी जारी हैं कि आप कार्यालय नहीं जा सकेंगे, आप कोई भी आधिकारिक तौर पर जो काम एक मुख्यमंत्री के होते हैं, जो दायित्व होता है, उसे आप जेल से बाहर भी नहीं निभा सकते। हालांकि आम आदमी पार्टी का दावा था कि हम जेल से भी सरकार चलाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल उल्टा है। तो क्या
सरकार के स्तर पर, सरकार के लेवल पर जो है यहाँ पर बाउंडेशन तो हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी जीत है? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी को राहत है, लेकिन एक तरफ आफत भी है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर आएंगे और कोर्ट ने सुबह सुबह जब ये पूरा फैसला सुनाया तो उसका आधार जो है वो कई मायनों में मुख्यमंत्री के लिए बतौर मुख्यमंत्री मुश्किल वाला है। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव दिल्ली में होना है और 90 सीटों पर हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वापस आना, जेल से बाहर आना कहीं ना कहीं हरियाणा में आम आदमी पार्टी को मजबूत करेगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की रणनीति बनाने में और आगे आखिरकार विधानसभा को लेकर आम आदमी पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। केशव, उनकी जमानत पर बाहर आना, क्या ये केस पूरा जो प्रकरण पिछले कुछ सालों में चला हुआ है इसमें थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल सकती है, थोड़ा सुस्त पड़ेगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं? देखिए, बिल्कुल इस पूरे प्रकरण में हम विजय नायर से लेकर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, के कविता, इन तमाम बड़े नामों का जिक्र करें जो मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किए गए थे, वो तमाम लोग अब जमानत पर बाहर आ चुके हैं और इस पूरे मसले को तकरीबन 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और अभी भी ये पूरा मामला ट्रायल कोर्ट में है। ईडी, सीबीआई लगातार कई मरतबा इस बात का जिक्र करते हैं, सबूत दिखाने की बात करते हैं, लेकिन अभी भी जो चार्जशीट दायर की गई है उनमें सबूतों का आधार सिर्फ और सिर्फ सरकारी गवाह है और यही बड़ी वजह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिली है। और उससे पहले हमने देखा कि मनीष सिसोदिया, फिर विजय नायर और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वयं सलाख के बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल केशव, देखिए जिस तरह से जमानत मिली है, अब नई रणनीति क्या होगी अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आगे भी पार्टी को लेकर जाना है, वो भी उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि सभी बड़े नेता जेल के अंदर थे पिछले कुछ सालों में, लेकिन एक एक करके सभी जमानत पर बाहर आए हैं। अब नई रणनीति क्या होगी क्योंकि अब पार्टी का मुखिया भी उनके बीच में है? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी की अब रणनीति क्या रहेगी, किस आधार पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, हरियाणा में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पार्टी आने वाले समय में मंथन करेगी और ग्राउंड पर स्ट्रेटेजी बनाती हुई नजर आएगी। लेकिन सवाल ये है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत का सबब है। लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो या शीर्ष नेतृत्व हो, इस बात का इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री बाहर आएंगे और मुख्यमंत्री के बाहर आने के बाद अब तमाम कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भी दिखेगी और हरियाणा का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में होता हुआ दिखाई देगा। और क्योंकि अभी तकरीबन कुछ वक्त बचा है तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल अंतिम चरण का जो चुनाव, बिल्कुल इसी में केशव अगर बात की जाए दिल्ली की राजनीति की तो साफ तौर पर अब अरविंद केजरीवाल जो है बाहर है। बेशक वो पब्लिकली बयान जो है वो खुद नहीं दे सकते, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता वहां पर है। तो क्या कुछ लगता है अब विपक्ष को लेकर और आम आदमी पार्टी को लेकर दिल्ली की तस्वीरें सियासत में किस तरीके से बदलेंगी? मुख्यमंत्री को इस केस से जुड़े हुए मुद्दों पर पब्लिकली बयान देने से रोका गया है, लेकिन मुख्यमंत्री जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि चाहे संजय सिंह हो, उनको भी इस तरीके का आदेश है, आमतौर पर इस आदेश का पालन उनको भी करना पड़ेगा। लेकिन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, क्या आम आदमी पार्टी आगे रणनीति बनाएगी, विधानसभा चुनाव कैसे जीतेगी, इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री के जेल में आने के बाद रणनीति बनने का सिलसिला शुरू। बिल्कुल, देखिए केशव, अब बीजेपी ने भी अपना बयान दे दिया है इस जमानत के बाद। बीजेपी ने कहा है कि अगर सीएम के काम नहीं कर सकेंगे तो सीएम रह के क्या फायदा, आपको सीएम के पद पर नहीं रहना चाहिए। यानी बीजेपी अभी भी ये दबाव बनाने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी पर कि अगर आपके पास वो अधिकार नहीं रहेंगे, आप घेरे में रहेंगे तो काम कैसे होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसका बखूबी फायदा उठाएगा और इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरने का काम भी करेगी, क्योंकि एक लेटर तमाम जो दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनकी तरफ से एलजी को लिखा गया था और उसके बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने का खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा था। तो क्या इससे पहले ऐसी रणनीति बनेगी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेगी, क्या उनको इस्तीफा देना पड़ेगा? क्योंकि पहले वो जेल में थे तो कह रहे थे कि अब जेल से सरकार चलाएंगे,
लेकिन जेल से बाहर आने के बाद अभी तकरीबन 3 महीने का कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री उनको गुजारना है, तो ऐसे में कैसे कामकाज होंगे? क्या दिल्ली के कामकाजों को ठप करके सरकार चलाई जा सकेगी? इन तमाम चीजों को लेकर तस्वीर साफ होना बाकी। चलिए केशव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। केशव मोहन मिश्रा इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर हर एक जानकारी आप तक पहुंचाई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल बाहर आकर अपना इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। हालांकि जेल के समय भी उन्होंने साफ कर दिया था कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम जेल से सरकार चलाएंगे। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये बातें रखी हैं, ये कहा है कि आप बिना शर्तों के, यानी शर्तों के बाहर जाकर आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। आधिकारिक तौर पर जो एक सीएम के काम होते हैं वो बाहर रहकर भी नहीं कर सकेंगे। अब बीजेपी भी पूरी तरह से पलटवार करती हुई नजर आ रही है। मगर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बारे में कहा है, मुझे लगता है वो केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी फटकार है। केंद्र सरकार की प्रीमियर एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पिंजरे में तोते की बात सुप्रीम कोर्ट कहता था वो आज भी सीबीआई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए है। और ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ सीबीआई इंडिपेंडेंट दिखे, इसका परसेप्शन हो कि ये इंडिपेंडेंट है। यानी कि कोर्ट ने कहा कि जिस बदमाशी से, छल कपट से, तो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सौरभ भारद्वाज इस वक्त मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे थे अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद। अब एक बड़े नेता अब अपनी अपनी टिप्पणियां जो हैं वो सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। अब बात होगी जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में अब तैयारियां जो हैं वो और भी तेज हो गई हैं और सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आपको बता दें, कल से पीएम मोदी भी प्रचार की कमान संभालेंगे और डोडा से पीएम मोदी चुनावी रैली का आगाज करेंगे। पहली रैली उनकी इस चुनाव की डोडा के अंदर होगी और कई सालों के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो डोडा में अपनी रैली को संबोधित करेंगे। फिलहाल इस रैली को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर या यूं कहें तो जम्मू संभाग के अंदर खूब सारा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं अपने अपने लेवल पर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब भी जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं तो लोगों का एक जमावड़ा, लोगों की एक भीड़ वहां पर लगती है। लेकिन अब चुनाव है, चुनावों की दृष्टिकोण से ये रैली कितनी यहां पर मजबूत होगी, इस रैली में क्या कुछ खास होगा, इस रैली के जरिए प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से मुद्दों को सामने रखेंगे, क्योंकि जब 2014 में रूपाली आए थे तो तब परिवारवाद का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और उससे प्रधानमंत्री मोदी को सफलता भी मिली थी। बिल्कुल शीतल, इसी के साथ अभी तो सबकी निगाहें इसी पर है जब कल पीएम मोदी यहाँ पर आएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे और इसी में हर किसी की नज़र जो है वो चुनावों पर है और मतदान पर है। कि विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर हर किसी को लंबे समय से इसका इंतजार था और हर एक पार्टी, हर एक सियासी दल जो है प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई है। जितने भी स्टार प्रचारक हैं यहाँ पर अपने अपने उम्मीदवारों का सहयोग करने, उनके लिए प्रचार प्रसार करने आ रहे हैं, जिसमें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो वो भी डोडा आएंगे और यहाँ पर अपने उम्मीदवारों की, भाजपा के उम्मीदवारों का प्रचार किया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात ये देखने वाली है कि डोडा की अगर बात की जाए साफ तौर पर तो कई सालों से, कई दशकों से ये साफ तौर पर बात सामने आई कि किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा वहां पर प्रचार नहीं किया गया, कोई रैली वहां पर नहीं की गई। अगर हम लास्ट रैली की बात की जाए तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जो है कल आ रहे हैं, उससे पहले जो है स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा जो है डोडा में रैली की गई थी। तो आप देख सकते हैं कितना लंबा समय रहा है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। डोडा की चुनावों की अगर बात की जाए, डोडा सीट की, तो कुछ ही दिन शेष जो है वो बाकी है और इसी में लोगों से समर्थन के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो वो कल डोडा आएंगे। विकास, बताइएगा कि क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल डोडा से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जोश और उत्साह लोगों में है और एक तरफ बात की जाए प्रचार प्रसार की, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं खुशी इस बात की है कि प्रधानमंत्री वहां पर डोडा में रैली करने आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है?
जी हाँ, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल रैली है यानी 14 तारीख को, तो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल तैयार है और साथ में खुशी की लहर जो है तमाम लोगों के में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार लोग जो है बढ़ चढ़कर इसमें बता रहे हैं कि हम जो है इस रैली का हिस्सा बनने जा रहे हैं और साथ में अलग अलग जगह से सिक्योरिटी एजेंसी जो है मुआयना भी कर रहे हैं, चाहे फिर चॉपर से हो, और ऐसे में बताया जा रहा है कि उनका कल जो है रोड शो भी होने जा रहा है। विकास, क्या डोडा किश्तवाड़ क्योंकि एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, साथ में ही है, और खास तौर पर रामबन, क्या इन सभी जिलों के लोग वहां पर पहुंचेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, और किस तरह का हुजूम देखने को मिलेगा? देखिए, बहुत बड़ा हुजूम जो है स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में देखने को मिलेगा और मुझे लगता है कि वहां जगह कम पड़ जाएगी, क्योंकि तीनों डिस्ट्रिक्ट के लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं। ऐसे में पार्टी द्वारा जो है लोगों को बुलाया भी जा रहा है, लेकिन साफ तौर पर जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनका साफ तौर पर कहना है कि 10 बजे से पहले ही एंट्री होगी और उसके बाद जो एंट्री बंद होगी जाएगी। और ऐसे में कॉलेज ग्राउंड यानी जो कॉलेज ग्राउंड है जहां पर चॉपर वगैरह उतरे जाएंगे, नगरी साइड है और ये 1-1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यानी यहाँ से स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा तक जो है बताया जा रहा है कि मोदी जी जो है रोड शो करेंगे और आसपास सड़कों के आसपास जो है लोगों को रखा जाएगा। स्पोर्ट्स स्टेडियम में इतनी जगह ना होने के कारण रोड में भी लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, चिनाब वैली की बात करें तो लगभग 8 सीटें हैं और 8 सीटों पर कैसे अपनी पकड़ बनानी है, अपनी मजबूती बनानी है। इसमें कुछ सीटों पर 2014 में भी मजबूती बनाई गई थी, लेकिन परिस्थितियां काफ़ी बदली हैं, साल बीते हैं और कहीं काम हुए हैं, कहीं नहीं हुए हैं। क्या लगता है, लोगों में वो नाराजगियां भी हैं या फिर कामकाज के चलते संतुष्टि भी नजर आ रही है? अब जब कल प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो जो पीएम मोदी की रैली से पहले के जो समीकरण इस इलाके में बनते हुए नजर आ रहे थे, क्या उसमें थोड़ा सा बदलाव होगा? क्या एक जो हवा पिछले 2014 से चल रही है उस हवा में थोड़ी सी धार मिल सकती है? जी हाँ, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जो है यहाँ पर आने वाले हैं और 2014 वाला वो दौर जो है मोदी लहर थी, लेकिन अब जो है 10 साल बीत चुके हैं, कहीं ना कहीं अब 370 की ओर भी कहीं लोग जो है भाग रहे हैं। ऐसे में कल जो मोदी की रैली होने वाली है किस ओर लेके जाती है, और क्योंकि काफी लोग जो है उत्सुक है कि क्या नया लेकर आ रहे हैं यहाँ हमारे चिनाब वैली के लिए, क्योंकि तीनों डिस्ट्रिक्ट में लोग बस इस इंतजार में हैं कि मोदी को सबसे पहले देखें और उसके बाद किस तरह की क्या चीज कहते हैं, क्योंकि एक तरफ से अलायंस है, दूसरी तरफ से अलग अलग पार्टियां हैं, पूरी दावा कर रही हैं कि हमने भाजपा को हराना है। अब देखना होगा किस तरह क्या चीज होती है, अब कल की रैली में पता चलेगा। बिल्कुल विकास, इसी के साथ बात की जाए चुनाव वैली की तो साफ तौर पर कुछ ही दिन जो है बचे हैं और मतदान की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसी में अब बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे और साफ तौर पर कुछ ही दिन पहले उन्होंने मैनिफेस्टो भी दे दिया कि मैं किसान, महिला, बुजुर्ग, दिव्यांग हर किसी के बारे में सोच के जो है ये मैनिफेस्टो बनाया गया है। उसके बाद क्या कुछ लगता है, कितना ज्यादा उम्मीद लोगों में जागी है, जोश और उत्साह लोगों में देखने को मिला है, और कल वो रैली में साफ तौर पर किस तरीके से दिखेगा? विकास, आप सुन पा रहे हैं? लोग जो है आज जी बताइएगा, किस तरीके से इस मैनिफेस्टो का प्रभाव, किस तरीके से अब ये कल रैली में उत्साह जो है लोगों का दिखेगा? देखिए, ये जनता जो है, कई लोग जो है आज ही डोडा की ओर रवाना हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे में कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर पार्टी द्वारा जो है गाड़ियां जो है भेजी जा रही है, ताकि स्पोर्ट्स स्टेडियम में वो लोग जो है जल्दी से पहुंचे और इस रैली में भाग लें और मोदी जी का वो भाषण सुने जो कहने जा रहे हैं और क्या नई चीज लेके आएंगे। जिस तरह से मैनिफेस्टो की बात की तो कहीं ना कहीं आप वो चीज भी देखने को मिलेगी और लोग जो जिस तरह से खुशी की लहर है, क्योंकि प्रधानमंत्री आने वाले हैं और नई उम्मीद जो है लोगों की जागती है और बाकी सारी पार्टियां भी जो है इन तमाम चीजों पे नजर रखेंगी। प्रधानमंत्री का दौरा जो है काफी बड़ा दौरा है और चिनाब वैली में ये पहली बार होने जा रहा है, इसके चलते अब देखना होगा किस तरह ये भाषण होगा और पार्टी के लोग जो है किस तरह से लोगों की उम्मीदों पे भी खड़ा उतरते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, तमाम अपडेट साझा करने के लिए। फिलहाल इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं हरिद्वार, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधन कर रहे हैं। इसमें निश्चित रूप से हमारे देश की युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान मैंने इसलिए किस प्रकार से सुनिश्चित करना है, यह संसद निश्चित रूप से उस दिशा में हम सबको प्रेरित करेगी। और इस कार्यक्रम के लिए पूज्य स्वामी जी का, अयोध्यावासी
मिथिलेश नंदिनी शरण जी का और उनकी पूरी टीम का मैं जितनी सराहना करूं उतनी कम है। मैं क्योंकि ये संस्था हमारे समाज में निष्ठावान एवं जागरूक युवाओं के चरित्र निर्माण के लिए अनेक वर्षों से काम कर रही है। अनेक इस प्रकार के प्रयास पहले भी किए गए हैं, जैसा आप सभी जानते हैं, और आप सब में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कार्यक्रमों में इनमें सहभाग करने का अवसर मिला होगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय संस्कृति को संपूर्ण विश्व के अंदर पहचान मिल रही है। भारतीय सनातन संस्कृति की अनमोल धरोहर योग और प्राणायाम को भी आज पूरा विश्व अपना रहा है। पूरे विश्व के अंदर इनकी आज एक मान्यता हो रही है। 21 जून को मनाया जाने वाला योग दिवस, इसका हमारा प्रत्यक्ष हमारे सामने इसका प्रमाण है। आज विश्व के अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष मां गंगा की आरती और श्रीमद् भागवत गीता के आध्यात्मिक सार को समझकर हमारी संस्कृति को अपना भी रहे हैं। हमारी संस्कृति की ओर आज उनका रुझान हो रहा है। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे सामने 2047 में विकसित भारत का संकल्प रखा है और उसके लिए निरंतरता से आज काम भी हो रहा है। परंतु भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सबको भी उस दिशा में कार्य करना होगा, बहुत काम करना होगा। और इस ध्येय को पूरा करने में अगर किसी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, अगले 25 साल जिनके कंधों पर है, तो वो कोई और नहीं है, हमारे देश के जो आज युवा धर्म संसद में शामिल होने वाले आप सब युवा भाई बहन हैं। और कोई भी राष्ट्र, चाहे वो आर्थिक रूप से आगे बढ़े, सामाजिक रूप से आगे बढ़े, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, वो तभी विकसित हो सकता है जब तक वहां की युवा शक्ति संगठित और आत्मनिर्भर और राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित न हो, युवा शक्ति का हर क्षेत्र में अपना योगदान न हो। जिस तरह से इंजन को चालू करने के लिए भाइयों बहनों ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी तरह राष्ट्र की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए भी युवा शक्ति की ताकत, उनकी इनोवेटिव सोच और उनकी प्रतिभा की आवश्यकता होती है। आज भारत पूरी दुनिया के अंदर एक युवा देश के रूप में जाना जाता है और अगर देश के युवा सही दिशा में कार्य करेंगे तो वह दिन दूर नहीं है जब भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन न हो। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत के युवाओं को अपने देश को आगे ले जाने की एक उनके अंदर एक भावना विकसित हो चुकी है। हर युवा आज कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। आज का युवा देश के प्रति जिम्मेदार भी है, कर्तव्यपरायण भी बन रहा है। मेरा मानना है कि ये हमारी जो युवा धर्म संसद है, ये भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी और यहां से निश्चित रूप से विकसित भारत के संकल्प को मजबूती मिलेगी। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड सनातन संस्कृति, चेतना, दर्शन और अध्यात्म की भूमि रही है। आदि गुरु शंकराचार्य जी हों, स्वामी विवेकानंद जी सहित अनेक महापुरुषों एवं आध्यात्मिक गुरुओं ने इस पावन भूमि में तपस्या की है, ज्ञान की प्राप्ति की है, अपने आप को साधा है। अनेक प्रकार के शोध यहां हुए हैं और अपने ज्ञान से दुनिया को कहीं ना कहीं मार्ग दिखाने का काम, प्रकाशित करने का काम किया है। हमारी सरकार उत्तराखंड के अंदर देवभूमि की जो धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत है, उसको संरक्षित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए निरंतरता से काम कर रही है। मुझे ये बताते हुए आप सबको खुशी हो रही है कि पिछले दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में हमारी मंत्रिमंडल ने दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की पढ़ाई शुरू करने का भी निर्णय लिया है। एक बड़े केंद्र के रूप में हम दून विश्वविद्यालय को इस दिशा में
तो इस वक्त सीएम धामी का संबोधन आप सुन रहे थे उत्तराखंड के हरिद्वार से, जहां पर हरिद्वार में युवा संसद धर्म का जो शुभारंभ है वो हुआ है और इसी के अंदर उन्होंने अपना संबोधन भी किया है। आगे बढ़ेंगे, अब बात होगी हरियाणा के चुनाव की। हरियाणा चुनाव को लेकर भी इस वक्त तैयारियां जोरों शोरों पर नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ साथ हरियाणा के चुनाव में भी बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। पीएम मोदी समेत 40 नेताओं के नाम इसमें शामिल हैं। यूपी के मुख्यमंत्री, एमपी के मुख्यमंत्री समेत कई दिग्गज इसमें प्रचार प्रसार करेंगे और जम्मू कश्मीर की तर्ज पर ही 40 बड़े नेता जो स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार प्रसार में हिस्सा लेंगे। और इसमें सबसे खास बात यह है कि वसुंधरा राजे का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कद्दावर नेता मानी जाती हैं राजस्थान की, उन्हें भी इस लिस्ट में जगह दी गई है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी अब हरियाणा के अंदर, जब कल नामांकन का आखिरी दिन था, आखिरी तारीख थी और वो संपन्न हो चुका है और आज से जो चुनावी प्रचार है वो जोरों शोरों से चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की भी लगभग 5 रैलियां हरियाणा के अंदर होंगी। बिल्कुल, इसी के साथ हरियाणा चुनाव के लिए अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने कमर जो है वो कस ली है, जिसमें अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है और अब विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से कमर कसती हुई नजर आ रही है। जहां पर आपको बता दें, यूपी एमपी के सीएम समेत और भी कई बड़े दिग्गज नेता जो है वो हरियाणा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। आपको बता दें और तैयारियां जो है वो तेज कर ली गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा और नगरी कुरुक्षेत्र से प्रचार का आगाज जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें, इसी में 40 नेताओं का नाम जो है इस लिस्ट में शामिल है, जो बतौर भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में चुनावी प्रचार करेंगे। और इसी में आपको बता दें कि ना ही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, बल्कि तमाम सियासी दल जितने भी चुनावी विधानसभा में उतरे हैं, सभी जो है प्रचार प्रसार करने में जुट चुके हैं और फुल एक्शन मोड में दिखते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त आगे बढ़ेंगे, अब एक और बड़ी खबर की इस वक्त आपको बात बताएंगे। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, बलौदाबाजार में 4 लोगों के निर्मम हत्या का मामला इस वक्त सामने आया है। एक ही परिवार के 4 लोगों को मौत की घाट उतारा है। देखिए, बहुत दुखद खबर, 4 लोगों की हत्या से क्षेत्र में दहशत का माहौल इस वक्त बना हुआ है। हत्याकांड मामले में पुलिस ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है और ये क्यों ये पूरी घटना घटी है, इसके पीछे अभी कारण साफ नहीं हो पाए हैं। लेकिन 4 एक ही परिवार के लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। ये सभी एक ही परिवार से ताल्लुक रखते थे। 4 लोगों की हत्या से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है और पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट चुकी है। रूपाली, बिल्कुल, इसी के साथ आपको बता दें कि विकासखंड कसडोल के ग्राम छरछेद में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है और जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 2 बहन, 1 भाई और 1 बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई है और फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच जो है, हत्याकांड की जांच जो है वो शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनका नाम रामनाथ पटेल, दीपक पटेल बताया जा रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार कोहराम जो है परिवार में मच चुका है, क्योंकि एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या जो है वो कर दी गई है, जिसमें 2 बहन, 1 भाई और 1 बच्चा शामिल था। आपको बता दें फिलहाल और जो टीम वहां पर लगातार जांच कर रही है और मौके का मुआयना जो है उनके द्वारा किया जा रहा है। इस हत्याकांड की पूरी जानकारी जो है ली जा रही है, जांच जो है वो की जा रही है और अब देखना यह है कि इसके बाद क्या कुछ आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने यह कहा है कि पूरे जगह का मुआयना करके जांच की जाएगी और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो ये 4 लोगों की निर्मम हत्या हुई है, आपको बता दें इसी में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्राम छरछेद में शाम को घटना हुई है, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई है और इस घटना में ऐसा प्रतीत होता है कुल्हाड़ी जैसे किसी हथियार से इस व्यवहार किया गया है। 3 संदेहियों से पूछताछ की जा रही है। एफएसएल की टीम भी अभी आने वाली है, घटना का मुआयना करेगी और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उससे पूछताछ चल रही है। अभी ये विवेचना का विषय है कि किस कारण से ये घटना हुई है और पुलिस विवेचना में सारी चीज़ों को लाएगी।
तो सुना आपने, ये एक ही परिवार का हत्या का मामला इस वक्त सामने आया है, जो बेहद दुखद है। जयप्रकाश साहू इस वक्त बलौदा बाजार से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, क्या पूरा मामला है और कैसे इस हत्या को अंजाम दिया गया? जी, आपको बता दूं, बलौदा बाजार में एक बार फिर से दिल को दहला देने वाला मंजर एक बार फिर से सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। पूरे घटना में सबसे बड़ा बात ये रहा कि जहां 2 लड़कियों की हत्या हुई है, एक भाई का हत्या हुआ है, वहीं एक दुर्मुहे 6 माह की बच्चे की हत्या हुई है। जिसे मैं आपको बता दूं कि पूरे मामले में जहां मौके पे घटना के बाद तत्काल एसपी विजय अग्रवाल मौके पे मौजूद रहे, वहां के मुआयना करते हुए एडिशनल एसपी पहुंचे, साथ ही फॉरेंसिक टीम भी पहुंची है। पूरे घटना में 3 आरोपियों को, संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रथम दृष्टया ये कहा गया है कि उन्हें टोन्ही के शक के आधार पर, ये कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल आज भी उठता है कि जहां अंधविश्वास आज सर चढ़ के कह रहा है कि टोन्ही के शक पे ही 3 लोगों को, एक ही परिवार के थे, जो ने 4 लोगों की हत्या की है। जी, दुश्मनी थी, वजह क्या थी? अभी तक जो जांच हुई है प्रथम दृष्टया, इसमें क्या कुछ निकल कर आया है? जी, प्रथम दृष्टया की बात करें तो जहां तक हमने परिवार वालों से पूरे मामले में बात करना चाहा, तो वहां पर परिवार वालों का माहौल तो डेफिनेट वहां पर उचित नहीं था जिसमें हमसे बात कर पाते। लेकिन एसपी विजय अग्रवाल से हमने बात किया तो उनने साफ तौर पे कहा है कि टोन्ही और अंधविश्वास के चक्कर के चलते ही ये सारे मंजर हुआ है। जी बिल्कुल, जो जयप्रकाश 3 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा है? किस आधार पर इन्होंने इस बड़ी हत्या को अंजाम दिया, एक ही परिवार के इतने लोगों को मार गिराया? मामले में बता दूं कि एसपी और वहां जब जो मौके में उपस्थित थे एडिशनल एसपी अभिषेक जी, साथ ही एसडीओपी कौशल किशोर वासनिक जी, उनसे मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार किया था, संदेही को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद बताया गया कि उनके परिवार में काफी लंबे समय से कोई बीमार चल रहा था, जिसका उन्हें बैगा के पास उनकी इलाज चल रही थी। तो किसी बैगा की बात आज सामने भी आ रही है कि बैगा के द्वारा बताया गया था कि जो मृतिका हैं उनके द्वारा ही कुछ अंधविश्वास के चलते उनको इस तरीके से घटना को किया गया है, जिसमें आक्रोश होकर पूरे परिवार को उन्होंने खत्म कर दिया। जी चलिए जयप्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ बलौदा बाजार की अगर बात की जाए तो ये खबर सामने आ रही थी। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में आपको बता दें, डोडा में एक सड़क हादसा जो है पेश आया है, जिसमें 2 लोगों की मौत वाकया हुई है। और आपको बता दें, बलहोरी क्षेत्र में ट्रक जो है वो खाई में गिरा, जिसके बाद चालक और सहचालक की मौत वाकया हुई है। ये दर्दनाक सड़क हादसा आज पेश आया है। आपको बता दें कि 2 लोगों की इसमें मौत वाकया हुई है। और आपको बता दें, ट्रक नंबर बताया जा रहा है JK 068747, जो कि मलहोरी में ये एक्सीडेंट पेश आया, जहां पर ये ट्रक खाई में जा गिरा। फिलहाल जिन 2 लोगों की मौत हुई है उनका नाम भी सामने आया है। और आपको बता दें, एक ट्रक चालक था और एक सहचालक था। तो आपको बता दें, पहला जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसका नाम आसिफ अहमद जो है वो बताया जा रहा है, और दूसरे का नाम जो है वो आमिर अहमद बताया जा रहा है। और दोनों, एक भगवा भाटा का रहने वाला था और दूसरा डोडा का ही रहने वाला था। और ये दर्दनाक सड़क हादसा आज सुबह सवेरे पेश आया है, जहां पर एक ट्रक जो है खाई में जा गिरा है। बिल्कुल, देखिए, डोडा में पहला हादसा नहीं बल्कि वहां पर निरंतर हादसे निकलकर सामने आ रहे हैं। एक ट्रक जो है वो खाई में गिरा है, जिसकी तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। एक चालक और सह चालक इसमें जो है वो उनकी मौत हुई है, ऑन स्पॉट उनकी डेथ हुई है। और काफी दुखद मामला डोडा से इस वक्त निकल कर आ रहा है। डोडा में रूपाली लगातार हादसे हो रहे हैं, और कभी और स्पीडिंग बताया जाता है, कभी ओवरलोड बताया जाता है, कभी सड़कों की खराबी बताई जाती है, कभी ड्राइवर्स की मनमानी बताई जाती है। लेकिन हादसों को रोकने के लिए क्या यहाँ पर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं या उठाने की कोशिश की जा रही है? क्या ट्रैफिक वहां पर निगरानी बनाती है या नहीं? क्या प्रशासन या फिर परिवहन विभाग की तरफ से गाड़ियों को चेक किया जाता है या नहीं? या आखिर गाड़ी कितनी पुरानी है? ये तमाम जो चीजें हैं, ये प्रक्रिया होना बेहद ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये बहुत ही दुखद मामला, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। एक चालक और सह चालक उसके साथ जो मौजूद होता है, उसकी भी मौके पर ही मौत हुई है। बिल्कुल, इसी के साथ अगर बात की जाए तो ये खबर जो है सामने आ रही थी। वसीम, बताइएगा
अगर सड़क हादसों की बात की जाए डोडा की खास तौर पर, तो पहाड़ी क्षेत्र है और साफ तौर पर कर्व्स बहुत ज्यादा होते हैं। हमेशा ये देखने को मिला है कि ओवर स्पीडिंग या ओवरटेक करना ही इन हादसों को जो है अंजाम देता है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर सामने आई है, क्या कुछ कारण रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आज सुबह लगभग 6 बजे के करीब इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। बटोत किश्तवाड़ नेशनल हाईवे जो हमारा 244 है, महालोरी के नजदीक ये सड़क हादसा और एक बड़ी खाई में ये ट्रक चले गया है जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। इस ट्रक का नंबर भी मैं आपको देना चाहूंगा, JK068747 इस ट्रक का नंबर है और दोनों लोग यानी कि ड्राइवर और कैलेंडर जिला डोडा के ही रहने वाले थे। एक भागवा का शख्स रहने वाला था, आसिफ अहमद हजम, और आमिर अहमद ये भी जिला डोडा का ही रहने वाला था, सैकवन इलाके का। तो बताना मुश्किल होगा किस कारण ये सड़क हादसा वहां पे पेश आया। जब इतला पुलिस को मिली, पुलिस की टीम जरूर मौके पे पहुंची और फिलहाल इनको रेस्क्यू किया गया, मगर तब तक दोनों लोगों ने दम तोड़ दिया था क्योंकि इलाके की आबादी ने पुलिस को बताया। पुलिस के साथ साथ जो एनजीओ के लोग हैं वो वहां पे पहुंचे। हालांकि हमने डीएसपी ट्रैफिक से भी बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि ये बताना मुश्किल होगा किस कारण ये सड़क हादसा वहां पे पेश आया। और लगातार पिछले कुछ टाइम से आप देख रहे हैं कि बटोत किश्तवाड़ नेशनल हाईवे 244 जो है यहाँ पे सड़क हादसे हो रहे हैं। आज सुबह जब इस तरह की खबर मिली तो लोगों में जरूर गम देखने को मिल रहा है क्योंकि बैक टू बैक जिस तरह से सड़क हादसे हो रहे हैं इससे लोग कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशान भी देखे जा रहे हैं। जी वसीम, डोडा इन हादसों का केंद्र रहा है। पिछले कुछ सालों में हम देखते आ रहे हैं डोडा के अंदर निरंतर हादसे निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे वो छोटी गाड़ियां हो, निजी वाहन हो या फिर बड़ी बसेस हों, हादसे हो रहे हैं। क्यों इन हादसों को लेकर यहाँ पर संजीदा तौर पर कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से या ट्रैफिक विभाग की तरफ से, परिवहन विभाग की तरफ से, कि ताकि इन हादसों को रोका जा सकता है, एक जागरूकता फैलाई जा सकती है आने वाले समय में ताकि बड़े हादसे ना हो? प्रोग्राम के माध्यम से हमने परसों भी बताया था कि रैश ड्राइविंग शहर के अंदर हो रही है, बड़ा कारण ये भी एक हादसों का होता है। मगर आप देखेंगे कि ट्रैफिक पुलिस खाली शहर के अंदर हमें देखने को मिलती है, बहुत कम मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, यानी कि ऐसा लगता है उन लोगों ने सिलेंडर कर दिया काम करने से। बहुत कम उनके जो काउंसलिंग है या अलग अलग एरियाज में जो कैंप लगाने होते हैं वो बहुत कम कैंप्स हमें देखने को मिल रहे हैं। उनकी तरफ से बहुत कम अवेयरनेस दी जाती है, चलान बहुत कम किए जाते हैं और साथ साथ में उनकी तरफ से कोई भी नाका आप देखेंगे शहर के अंदर कम देखने को मिलते हैं। हाईवेज पे कभी आप देखते हैं उनको कि बाकी जमीनी सतह के हालात उनके बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। हालांकि आप देखेंगे ट्रैफिक पुलिस शहर के अंदर भी लोगों को अवेयर कर रही है, इसके अलावा किश्तवाड़ का जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे भी लोगों को अवेयर कर रही है। मगर ये बताना मुश्किल होगा कि आखिर ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है वो कहाँ गया है। तो उनको देखना चाहिए, अगर जो कंसर्न महकमे के लोग हैं उनको ग्राउंड पे उतरना चाहिए, हादसों का खंगालना चाहिए, हादसे का मकसद क्या रहा है, क्या क्रैश बैरिकेड्स लगाने की जरूरत है या लोगों को अवेयर किस तरह से करना है, ये बताना मुश्किल होगा। मैं अपील करूंगा इस प्रोग्राम के माध्यम से खास करके जो डिपार्टमेंट है और डिप्टी कमिश्नर डोडा, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आने वाले टाइम में, खास करके चिनाब वैली के अंदर इस तरह का हादसा ना हो। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए। बेहद ही दुखद मामला ये सामने आया। फिलहाल बहराइच में आदमखोर भेड़िए के हमले अभी भी जारी हैं और ये मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आदमखोर भेड़िए ने फिर 2 लोगों पर हमला किया है, 2 लोगों को अपना शिकार बनाया है। भेड़ियों ने दोनों स्थानों पर 2 महिलाओं पर हमला किया है और घर के आंगन में सो रही महिला पर हमला किया है। देखिए भेड़िया इतना आदमखोर हुआ है कि अब लगातार हमले पे हमले कर रहा है और अब फिर से बहराइच के अंदर 2 महिलाओं पर यह हमला जो है किया गया है, जिसके बाद महिलाएं घायल हुई हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। लेकिन एक तरफ हमले पे हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ सवाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर प्रशासन इन हमलों को रोकने में अभी तक नाकाम क्यों है, इसको विराम लगाने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। हालांकि वहां पर ड्रोन कैमरों की निगरानी है, कैमरास लगाए गए हैं, वन विभाग पूरी टीम के साथ मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी इन भेड़ियों को अपनी गिरफ्त में करने में अभी तक असफलता हाथ नजर आ रही है। गोपाल बिल्कुल शीतल, इसी के साथ अगर बहराइच के इस मामले की बात की जाए तो आदमखोर भेड़िए का डर जो है वो काफी ज्यादा बना हुआ है, जहां पर अगर बात की जाए लोगों की और प्रशासन की, दोनों कहीं ना कहीं हर संभव प्रयास जो है वो जुटा रहे हैं, लेकिन फिर भी उस आदमखोर भेड़िए की जिसका कहा जा रहा है कि जो इनका लीडर है यानी कि अल्फा की बात की जाए, उसको पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो बताइएगा, अजय हमारे साथ बहराइच से जुड़ चुके हैं, क्या कुछ अपडेट आ रहा है, किस तरीके से अभी प्रशासन काम कर रहा है, क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है इन आदमखोर भेड़ियों के ग्रुप को पकड़ना, जहां 5 पकड़ लिए हैं, लेकिन वो एक आदमखोर भेड़िया अभी भी बाहर है। निश्चित तौर से दर्शकों को बता दूं, बहराइच में आदमखोर का आतंक इस तरह कोराम बनकर टूट रहा है कि रातों की नींद चली गई है। लाखों की आबादी यहाँ पर शिकार कर रही है
गांव में टोलियां बन चुकी है। सैकड़ों गांव में टोली बनाकर लोग रात निकलते हैं, पहरेदारी करते हैं। इसके साथ साथ प्रशासनिक तंत्र भी जागरूकता अभियान रात में चला रहा है। उसके बावजूद इतना कुछ होने के बाद अभी भी अल्फा नहीं पकड़ा गया है और किसी न किसी को वो हमला कर दे रहा है। निश्चित तौर से 5 भेड़ियों को पकड़ा गया है। ये पैक जो था वो 6 पैक था। छठा भेड़िया जो इसका मुख्य करता धरता है वो अभी फरार चल रहा है। उसको पकड़ने के लिए तमाम कवायद की गई, लेकिन सारी कवायद धरी की धरी रह जाती है। अभी बीती रात 2 महिलाओं को उसने फिर निवाला बनाने का प्रयास किया और घर में घुस गया। और पहले जो है एक सिंगिया नसीरपुर गांव है। लेकिन अजय, इसी के साथ अगर बात की जाए, ये 6 भेड़ियों का जो ग्रुप था, इसमें अगर 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं तो वो एक अकेला भेड़िया जो है नहीं पकड़ा जा रहा। क्या कुछ लगता है ग्राउंड लेवल पर जो प्रशासन काम कर रहा है, कितनी कमी है और कितना ज्यादा जरूरी है अब इस पर जल्द से जल्द जो है वो काम किया जाए ताकि वो आदमखोर भेड़िया पकड़ा जा सके? निश्चित तौर से अब बृहद कार्य योजना बनानी पड़ेगी। जिले के तमाम ऑफिसर्स लगाए गए हैं, शूटर्स तैनात कर दिए गए हैं, उसके साथ साथ जिला स्तरीय अधिकारी भी लगे। लेकिन ये सारी कवायद फेल हो जाती है जब आदमखोर किसी न किसी पर अटैक कर देता है। और यहाँ की अगर इस घटनाक्रम को रोका नहीं गया तो जनता यहाँ की अराजक हो रही है, जनता आंदोलित हो रही है, उग्र हो रही है। अब निश्चित तौर से अब इसका खामियाजा यहाँ के प्रशासनिक तंत्र को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जब लोग जाते हैं गाँव के अंदर तो आवाम भी हमलावर हो जा रही है। अगर यह घटना रुकी नहीं तो ये वो दिन दूर नहीं जब तमाम चीजें जानकारी में आएंगी या ये सुनने को मिलेगा कि फला गांव के लोगों ने अफसरों पे हमला बोल दिया। क्योंकि ये घटना रुक नहीं रही है। किसी न किसी परिवार के लोग तो इसके निवाले बन जा रहे हैं। कोई बच्चा किसी बच्चे को खा जा रहा है, किसी के बुजुर्ग को खा जा रहा है। अभी तक से बच्चों के इनपुट मिल रहे थे, लेकिन इस बार घर के बड़ों को निवाला बनाया जा रहा है। तो जिस तरीके से गुड़िया और मुकीमन 2 महिलाओं को आज उसने निवाला बनाने का प्रयास किया है। अब एक बहुत बहुत शुक्रिया अजय, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अजय बता रहे थे कि किस तरह से भेड़ियों ने आतंक मचा के रखा है, लेकिन उससे कैसे निपटारा किया जाए ये बड़ी चुनौती है और कोशिश तो की जा रही है, लेकिन सफलता कब तक मिलेगी इसका इंतजार सभी को है। इस वक्त आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं। शासन में धनराशि संस्थान बन गया, गलत हाथों में चला गया, उसकी दिशा गलत हो गई, उससे मिलने वाले अपयश का भागीदार भी न केवल उससे जुड़े हुए लोग व संस्था, अपितु विभाग के साथ साथ शासन भी अपयश के साथ बराबर का भागीदार बन जाता है। आम जनमानस के मन में एक पीड़ा झलकती है संस्थान या किसी भी ऐसी संस्था के द्वारा जो सही दिशा में नहीं बढ़ती है, उसके माध्यम से जो पीड़ा उसे प्राप्त होती है, उसके कारण उसके द्वारा उस समय जिस प्रकार की टिप्पणी की जाती है वही अपयश है। और आज जब हम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की बात करते हैं तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ आज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा केंद्र है, सबसे बड़ी सिटी है। लगभग 70 लाख की आबादी अकेले लखनऊ में निवास कर रही है। और जब हम आरएलएल की बात करते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये गेटवे है। वहां की पूरी भीड़ पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या पश्चिमोत्तर बिहार या नेपाल, यहां की एक बड़ी आबादी अपने स्वास्थ्य की सुविधा के लिए लखनऊ पर निर्भर करती है, लखनऊ में आती है। और लखनऊ में उनका सबसे पहले मुकाबला पड़ता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान से। वे संस्थान में आते हैं और इस संस्थान से जो सुविधा उन्हें प्राप्त होती है उस प्रकार की उनकी सकारात्मक या नकारात्मक टिप्पणी हम सबको सुनने को मिलती है। एक बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी, जब कोई उत्तर प्रदेश की आबादी के बारे में सुनता है, दुनिया को कोई व्यक्ति मिलता है, कोई राजनीतिक मिलता है, और जब उत्तर प्रदेश की
आबादी के बारे में सुनता है तो वह स्वयं चौंक जाता है कि 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। तो फिर पूछता है कि क्या यह 25 करोड़ की आबादी का है राज्य या 25 लाख का? हम कहते हैं 25 लाख के, तो हमारे यहाँ बड़े बड़े जो नगर निकाय हैं उनकी आबादी 25 लाख है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है, तो वे चौंकते हैं इस आबादी में। लेकिन जहां ये हमारे लिए एक चुनौती होती है, लेकिन वही साथ ही साथ हमारे सामने यह एक अवसर भी होता है अपने लिए तमाम प्रकार के कार्यों को सेवा के साथ साथ अपने तमाम प्रकार के रिसर्च एक्टिविटी को भी बताने, देखने और स्टडी करने का भी एक माध्यम यह बन सकता है। और मैं अक्सर देखता हूं, मैंने जब आपकी वार्षिक प्रतिवेदन को यहां पर संस्थान के डायरेक्टर के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा था, तो उन्होंने संस्थान के बारे में संक्षिप्त रिपोर्ट यहां पे प्रस्तुत की थी और इसके बारे में ब्यौरा भी दिया गया कि संस्थान यूजी, पीजी और फिर सुपर स्पेशलिटी के तमाम विभागों का संचालन आज सफलतापूर्वक कर रहा है। संस्थान एक छोटे से हॉस्पिटल से पढ़कर के आज 1300-1400 बेड्स का एक बड़े संस्थान के रूप में आज विकसित होकर के उस प्रकार की सुविधाएं दे रहा है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की दिशा में भी संस्थान आगे बढ़ चुका है, उसके परिणाम भी सामने आ चुके हैं। ये सभी चीजें वे अपने प्रतिवेदन के साथ यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे थे, अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भी प्रस्तुत कर रहे थे कि संस्थान ने और क्या कुछ किया है और आगे की हमारी कार्य योजना क्या है। ये किसी भी संस्थान के द्वारा अपनी वार्षिक स्थापना दिवस के अवसर पर इस प्रकार का प्रतिवेदन देना स्वाभाविक ही होता है कि हम अपने को आकलन स्वयं कर सके और भविष्य की कार्य योजना को फिर उसके लिए तैयार कर सके, भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर सके। और संस्थान ने उस कार्य योजना को यहाँ पर प्रस्तुत करते समय इन सब बातों को यहाँ पर उल्लेख भी दिया कि हमें क्या क्या कुछ हमारे पास है, और उसी में ये भी आया था कि हमारे कितने स्टडी पेपर हैं, कितने पब्लिकेशंस हैं, कितने पेटेंट हमें प्राप्त हुए। ये आज के दिन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आपके पास जो पेशेंट आता है, और पेशेंट आपने यहाँ पे लगभग 9 लाख। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया। आज के लिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।